अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना इफ्तिखार। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमने देखना है कि एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें यूटिलाइज़ करना है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जैसे यूनिट 2 हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है, उसको हमने यूज़ करना है आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब अस्थमा से, सीओपीडी से, निमोनिया से और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कौन-कौन सी जो हैं वो डिसीज़ेज़ हैं और हमने किस तरह से उनको ट्रीट करना है। उसके बाद हमने देखना है, इंटीग्रेट करना है पैथोफिजियोलॉजी को और फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को, कि हमने जो है वो देखना है कि ये डिसीज़ेज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इनके जो हैं वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा हमने एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है क्लाइंट्स को। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में जैसे हमने प्रोवाइड करना है, हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो हमारे एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, लाइक हमने एनसीपीज बना के फिर हमने इनको फॉलो करना है। उसके बाद हमने करनी है डिस्कस करनी है होलिस्टिक अप्रोच ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब जितने भी पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं उनको हमें मैनेज करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना है। मतलब हमने एज अ होल पेशेंट को देखना है, उसकी प्रिवेंशन भी देखनी है और उसकी केयर भी देखनी है। उसके अलावा हमने लास्ट है हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमें टीचिंग केयर प्लान जो है वो डेवलप करना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के रिलेटेड। मतलब अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो हमने उसको बताना है कि उसने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है और कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे यूज़ करनी है, खाने के लिए क्या करना है और प्रिकॉशंस उसने किस तरह से लेनी है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज के। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है माउथ से लेके लंग्स तक जाता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जो हमारी कॉमन टर्म्स यूज़ हो रही हैं टर्मिनोलॉजी, वो है हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन जो होती है वो एक डोम शेप मसल्स ऑफ द डायफ्राम फ्लैटेंड एंड इंटरकोस्टल मसल्स पुल द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। मतलब ये है सिंपल। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम एयर की वो अमाउंट जो हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब हम अपने माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू हम लंग्स की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन। और जितनी भी इंस्पायरेशन हम करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसको और हमारे डायफ्राम को और एब्डोमेन को आउटवर्ड मूव करता है, मतलब बाहर की तरफ मूव करता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ये भी डोम शेप में होता है। इंटरकोस्टल मसल्स के दरमियान में जो है रिलैक्सेशन आ जाती है, रिब के जो है वो फॉल हो जाता है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। दिस रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल्यूम है उसको कम कर देता है और एयर जितनी भी है वो बाहर निकल जाती है। तो सिंपल अगर हम देखें तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या चीज़ है। इंस्पायरेशन वो चीज़ है कि हवा को जब हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और वो एयर जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम कह रहे हैं एक्सपायरेशन। उसके अलावा हम देखेंगे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट का ये थोड़ा सा पैटर्न है। ये ब्रीदिंग किया हुआ है तो चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल वॉल जो है वो आउटवर्ड मूव किए हुए हैं, और ये एक्सपायरेशन है जब एयर आउटवर्ड मूव कर रही है, बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो ये देखें ये कितना डिफरेंस आया हुआ है। गैस एक्सचेंज जो है वो हमारे एल्वोलाइज में हो रही होती है, ठीक है। हमारे ट्रिकिया के साथ जो अटैच होते हैं एल्वोलाइज, वहाँ पे जाके हमारी गैस एक्सचेंज हो रही होती है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, और एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सेल आउट कर रहे होते हैं, बाहर की तरफ फेंक रहे होते हैं। तो ये सारा फिनोमेना जो है हमारा एल्वोलाइज में हो रहा होता है। ये एक नॉर्मल एल्वोलाई है, ये ट्रिकिया के साथ अटैच्ड है। कॉमन टर्म्स हैं कुछ जो यूज़ हो रही हैं इसमें। सबसे पहले टाइटल वॉल्यूम है। टाइटल वॉल्यूम हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विद ईच ब्रेथ ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। मतलब जब हमने एक रेस्पिरेशन कर ली जिसमें टोटल हमारी इंस्पायरेशन भी आ रही है और एक्सपायरेशन भी आ रही है, उस टोटल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कितना वॉल्यूम हमने एयर का इनहेल किया है वो हम देखते हैं टाइटल वॉल्यूम में। टाइटल वॉल्यूम हम उस स्टडी को कह रहे हैं जिसमें हमने टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल की है और एक्सहेल की है इन ईच ब्रीथ, मतलब एक ब्रीथ में। उसके बाद आ जाती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी नाम से ही हमें बता रही है कि लंग की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी किस चीज़ की हम देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल वॉल्यूम कंपार्टमेंट्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मतलब कि जब हमने इंस्पायरेशन कर ली है तो हमारे लंग्स
कितने मैक्सिमम लेवल तक जो है वो उस एयर को या उस वॉल्यूम को होल्ड कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट आवर लंग्स कैन बी होल्ड, मतलब हमारे लंग्स जो है वो उस वॉल्यूम को या एयर को होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। उसके अलावा हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड फ्रॉम द एंड इंस्पायरेटरी टाइटल पोजीशन। टाइटल पोजीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक अमाउंट और नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल कर रहे होते हैं या एक्सेल कर रहे होते हैं उसको हम टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब अगर हमने नॉर्मल ब्रीथ कर ली है उसके बाद जितनी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं, फोर्स के साथ हम जितनी इंस्पायरेशन कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल हमने ब्रीथ की उससे ज़्यादा हट के जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम की जो हम एयर अपने अंदर इनहेल करते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यही है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम रेस्टिंग एंड एक्सपायरेटरी टाइटल पोजिशन। मतलब नॉर्मल हमने जो ब्रीथिंग की थी उसमें हमने जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमने एक्सहेल की थी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल की है, वो तो हमारा टाइटल वॉल्यूम है। लेकिन हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब हमने की है, मतलब फोर्स लगा के जब हमने अमाउंट ऑफ एयर बाहर की तरफ फेंकी है तो उसको हम कह रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है जो हमने 4 डिजीज़ आज पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे COPD। COPD इज़ आल्सो नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। हम इसको लंग डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन भी कह सकते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कह सकते हैं। COPD को हम इतना ज़्यादा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स डिजीज़, एयरवे डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। पल्मोनरी में हमारे सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो भी हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल ये कहते हैं कि क्रॉनिक मतलब पुरानी, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है, ऑब्स्टेकल हो गई है, जम गई है वहाँ पे, या ऑब्स्टेकल चीज़ को रास्ता नहीं मिल रहा तो हम उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। पल्मोनरी स्टैंड करती है हमारे लंग्स से रिलेटेड, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हम कहते हैं डिजीज़ को। तो ये कॉमन नाम है जो हम COPD के लिए यूज़ करते हैं। COPD is a group of disease characterized by features of chronic obstruction to airflow in the lungs and include chronic bronchitis and emphysema। मतलब COPD क्या है, ये करेक्टराइज की जा रही है बहुत सारे फीचर्स को लेके, बहुत सारे फंक्शंस को लेके, जिसने एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, या लंग्स में कोई ऐसी चीज़ ऑब्स्टेकल कर रही है, या उसके पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज़ ऑब्स्टेकल हुई है, कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जिसकी वजह से नॉर्मल एयरवे जो है हमारा नॉर्मल पासेज नहीं हो रहा एयर का, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज COPD, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर पल्मोनरी डिजीज़ को हम देखें तो ये फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड हो रही है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में और एम्फीसीमा में। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस हमें नाम से बता रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दैट इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन देयर इज अ परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव मंथ्स इन एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव ईयर्स। मतलब क्या होगा कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन होगी, मतलब उसमें स्वेलिंग हो गई है। जब वो स्वेलिंग होगा तो एयर पे क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, उसमें एयर पैसेज नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगी, हवा जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं गुजर सकती। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक, हम किसी भी चीज़ को क्रॉनिक कंसीडर करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का जो है वो टाइम पीरियड देखना पड़ता है। 3 महीने पुरानी जो चीज़ होगी उसको क्रॉनिक कहते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो चीज़ है जो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्टिव कफ रहेगी, मतलब कफ करेगी, उसके साथ प्रोटेक्शन भी आएगी। प्रोटेक्शन किसी किस्म की भी हो सकती है, म्यूकस की भी हो सकती है, स्पुटम की भी हो सकती है, पस की भी हो सकती है। तो वो चीज़ जो 3 महीने तक लगातार प्रोडक्टिव कफ करेगी और एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन करेगी तो वो लीड करेगी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को। उसके बाद हम देखते हैं एम्फीसीमा एबनॉर्मल and permanent dilation of the air spaces lying beyond the terminal bronchioles accompanied by destruction of their walls। मतलब एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसकी परमानेंट डायलेशन हो जाती है। डायलेशन मतलब वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जो हमारे एल्वेलाइज हैं उनकी नॉर्मल शेप जो होती है वो रिलैक्सेशन बेस में होती है, लेकिन वो डायलेट हो जाते हैं मैक्सिमम लेवल तक। जब वो डायलेट हो जाएंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिस वजह से एयर का पासवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो ये जो 2 चीज़ें हमारी वो COPD में आती हैं।
ईटियोलॉजी अगर हम देखें सीओपीडी की ईटियोलॉजी तो उसमें सबसे पहले स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से जो है वो सीओपीडी हो सकता है। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लंग्स इन्फ्लामेशन होगी, लंग्स इन्फ्लेम्ड हो गए तो लीड करेंगे सीओपीडी को। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब हमारे एयर में जो भी चीज़ है, जो भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर हम इन दो चीज़ों को इनहेल कर लेते हैं तो वो भी कॉज करेगी सीओपीडी को लीड करेगी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है नॉर्मली लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो रही है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है किसी भी किस्म की वजह से, वो भी लीड करेगी सीओपीडी को। उसके अलावा एज रिलेटेड चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है हमारे ऑर्गन्स की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो भी थोड़ी चेंज होती जाती है, तो इसलिए एज रिलेटेड भी हो सकते हैं। लेबर वो वर्क्स इन माइंस एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वो मज़दूर जो ऐसे माइंस में और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे कोर इंडस्ट्रीज़ में कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसी कानों में काम करते हैं जहाँ पे उनको सांस लेने में मसला होता है या जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन ज़्यादा हो रही होती है, उनको भी लीड कर सकते हैं ये सीओपीडी को। उसके अलावा आईवी ड्रग यूज़र्स, वो लोग जो आईवी इंजेक्शंस लेते हैं, आईवी मेडिकेशंस लेते हैं अपने प्लेयर के लिए, तो वो भी कॉज कर सकती है सीओपीडी को। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से है कि कोई भी इरिटेंट आया, जितने भी हमने ईटियोलॉजी में पढ़े हैं, इरिटेंट किसी भी किस्म का हो सकता है। कोई इरिटेंट अगर हमने इंस्पायरेशन में ले लिया, अपने अंदर इनहेल कर लिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपरप्लेजिया मतलब साइज इंक्रीज हो जाएगा, या हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो वो सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो म्यूकस क्या होगी, वो थिक हो जाएगी। थिक का मतलब होता है कि वो गाढ़ी हो गई है, म्यूकस गाढ़ी हो जाएगी। जब म्यूकस गाढ़ी हो जाएगी तो क्या होगी, वो स्टिकी हो जाएगी, चिपकना शुरू कर देती है। और जब वो चिपकना शुरू कर देगी तो हमारी जो सीलरी फंक्शन है, सीलरी फंक्शन हमारा जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। सीलरी फंक्शन का नॉर्मल काम ये होता है कि वो पैसेज को या कोई भी इरिटेंट आया तो उसको उसने क्या करना होता है, उसने रोकना होता है, उसको ऑब्स्टेकल करना होता है। लेकिन अगर वो फंक्शन ही इम्पेयर्ड है तो वो लीड करेगा स्टिकी कोटिंग को और थिक म्यूकस को। तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज म्यूकस क्लियरेंस। जो म्यूकस क्लियरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी। जो म्यूकस नॉर्मल लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए, नॉर्मल अगर हम खांसी करते हैं, हमारी चीज़ में गले में कोई चीज़ फंसती है तो हम खांसी करते हैं तो वो चीज़ निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल रही, म्यूकस क्लियरेंस है, म्यूकस इनक्लियरेंस हो रही है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी हुई है। लंग डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो हमारे लंग का सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो मतबादिल हो जाएगा, वो नहीं कर पा रहा अपने नॉर्मल फंक्शंस जो हैं डेली बेसिस पे। तो क्या होगा, वल्नरेबल फॉर इन्फेक्शन, तो वो लीड करेगा इन्फेक्शन को। जब हमारे लंग्स का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे तो वो लीड करेंगे मोर इन्फेक्शन मोर म्यूकस। जितना इन्फेक्शन ज़्यादा होता जाएगा उतनी म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी। म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टिकी कोटिंग होती जाएगी। फिर वो लीड करता है ब्रोंकियल वॉल थिकनेस को और इन्फ्लामेशन को, ठीक है। थिकनेस मैंने पहले भी बता दिया कि वो गाढ़ी हो जाती है या मोटी हो जाती है, तो ब्रोंकियल वॉल जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसमें, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जब उसमें स्वेलिंग होगी, उसमें एक्यूमुलेशन होती जाएगी फ्लूइड की, तो वो एडिमा को लीड करेगी। एडिमा हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेसिस। तो क्या होगा, जब एडिमा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो जो नॉर्मल पाथवे था वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे एयर पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो वो एयर ट्रैपिंग में मसला करेगी। दिस इज सिंपल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। ये देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल पिक्चर है सीओपीडी की। ये हमारे पास एक नॉर्मल एयरवे आ रहा है, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन हुई है, ये जो रेडनेस ही है ये इन्फ्लामेशन है और ये म्यूकस प्रोडक्शन है। नॉर्मल एयरवे क्या हुआ है, अपने साइज से डिक्रीज हुआ हुआ है, म्यूकस ठीक है, यहाँ पे कोटिंग हुई हुई है म्यूकस की, तो वहाँ पे मसला आ रहा है एयर पास होने में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो रिलेट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को। तो जब किसी पेशेंट को सीओपीडी होगा तो उसकी पर्स लिप ब्रीथिंग हो जाएगी। पर्स लिप ब्रीथिंग हम कहते हैं कि कोई भी इंसान मुंह के ज़रिए सांस ले रहा होता है। नॉर्मली हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए, नोज़ के थ्रू, लेकिन अगर कोई इंसान मुंह के ज़रिए सांस ले रहा है अपने होंठों को गोल शेप में ला के, तो उसको हम कह रहे हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। ये हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। उसके अलावा ब्लू ब्लोटर्स हैं पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी पूरी बॉडी में, तो स्किन जो है वो साइनोज हो जाएगी, ब्लू कलर में हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लोटर्स। हमारे पास हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन को, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं हो रही तो वो पिंक पफर में लीड करती है।
एक्सेसिव हो जाएगी। जैसे एम्फीसीमा में डायलेशन होगी है, तो अगर वो डायलेशन में एयर क्या होगी, ज़्यादा ट्रैप होगी, तो वो पिंक पफर की तरफ लीड करेगी। उसके अलावा क्रॉनिक कफ विद प्रूलेंट स्पूटम, मतलब पुरानी कफ है और इसमें स्पूटम बहुत ज़्यादा आ रही है। पेडल एडीमा हो जाएगा, मतलब लोअर लिम का जो एडीमा है, जो हमारे पास लोअर लिम है, लाइक हमारी लेग्स हैं, हमारे फीट हैं, उसमें एडीमा हो जाएगा। डिस्निया हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। ब्रेथलेसनेस मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, उसको ब्रेथ सांस लेने में मसला आएगा। उसके अलावा बैरल चेस्ट है। बैरल चेस्ट हम कहते हैं एक्सपैंड चेस्ट को, जो हमारी चेस्ट है वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी। या चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, या उसकी एक्सपेंशन हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में मसला आएगा। जाहिर सी बात है, एक बंदा जब नॉर्मल रूटीन में सांस नहीं ले पा रहा तो वो सोने में मसला आएगा उसको। उसके अलावा जब वो फिटीग हो जाएगी, फिटीग कैसी होगी कि जब हम नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहे, कोई इरिटेंट है, कोई चीज़ ब्लॉक हुई हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं। तो वो फोर्स जब हम एक्सर्ट करते हैं तो हमारी मसल्स में थकावट सी महसूस होती है। उस थकावट को हम कह रहे हैं फटीग। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, क्या होगा कि भूख कम लगेगी, खाना खाने को दिल नहीं करेगा। तो ये सिंपल इसकी मैनिफेस्टेशंस थी। उसके बाद हमें देखना है सीओपीडी एंड कोमोर्बिडिटीज़। कोमोर्बिडिटीज़ हम कहते हैं कि वो डिसीज़ जो अपने साथ दूसरी चीज़ों को साथ लेके चल रही है। कोमोर्बिडिटीज़ मतलब सीओपीडी के साथ और कौन कौन सी डिसीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। सीओपीडी ऑफन को एग्जिस्ट विद अदर डिसीजेज। कोमोर्बिडिटीज़ डैट में हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोग्नोसिस, मतलब कि सीओपीडी जो है वो लीड करती है मुख्तलिफ किस्म की दूसरी डिसीज़ को, जो इम्पैक्ट करती हैं प्रोग्नोसिस को, मतलब उसको ठीक होने नहीं देती हैं। In general, the presence of comorbidities should not alter COPD treatment, and comorbidities should not be treated as if the patient did not have COPD. जनरल में तो अगर पेशेंट को सिर्फ रेस्पिरेटरी इशू है, सीओपीडी नहीं है, तो वो कोमोर्बिडिटीज़ को लीड नहीं करेगा, मतलब उससे रिलेटेड कोई और डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर होती है तो फिर हमने उसको भी साथ साथ प्रिवेंशन में लेके जाना है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम सीओपीडी को लीड करेंगे, तो वो बात गलत है, क्योंकि सीओपीडी ट्रीट हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें जो हैं वो इशू क्रिएट करेंगी। तो कोमोर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। आर मेजर कोमोर्बिडिटीज़ इन सीओपीडी एंड प्रोबेबली बोथ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज को एग्जिस्टिंग विद सीओपीडी। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्यों हो सकती हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इस वजह से हो सकती हैं क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से जब हम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र आउट होती है हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड बाइंड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल हम कम लेके जा रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन लेवल नहीं हमारी पूरी बॉडी में मिल रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो वो ऑटोमेटिकली लीड करेगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को। मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब दिल की बीमारियाँ, कार्डियो मतलब दिल, वास्कुलर मतलब वेसल्स, एकदम वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिप्रेशन। ऑस्टियोपोरोसिस लीड करता है हड्डियों का, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ और प्रोसिस का मतलब होता है भुरभुरा आ जाना, एंड डिप्रेशन मतलब वो चीज़ कम हो गई है या डिप्रेशन में चली गई है। आर ऑल्सो मेजर कोमोर्बिडिटीज़ इन सीओपीडी आर ऑफन अंडर डायग्नोज्ड एंड आर एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्नोसिस। मतलब जब हम रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रही है, तो हमारी हड्डियों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है जो कि हमें मिलनी चाहिए थ्रू ब्लड और थ्रू ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगी, वो लीड करेगी हड्डियों की बीमारियों को। उसके अलावा लंग कैंसर हो सकता है, इज फ्रीक्वेंटली सीन इन पेशेंट विद सीओपीडी एंड हैज़ बीन फाउंड टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट विद माइल्ड सीओपीडी। अब देखने को तो माइल्ड सीओपीडी है, मतलब नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा सीओपीडी नहीं है, लेकिन सीओपीडी तो है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जब एक चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो लीड कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो वो चीज़ लीड कर रही है कैंसर्स की तरफ। तो क्या होगा कि हमारे लंग्स जो हैं वो भी इफेक्ट करेंगे सीओपीडी की वजह से। आगे हम देख लेते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये परमानेंट इनलार्जमेंट होती है एल्वुलाई में ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल बिटवीन एल्वुलाई विच लीड्स टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग ओवरऑल। एम्फीसीमा में क्या होगा, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स में एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई का साइज जो है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाएगा। जब वो साइज इंक्रीज हो जाता है तो उस एल्वुलाई की जो इलास्टिसिटी होती है, मतलब उसकी कम फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वो एयर को ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी leads to collapse of the bronchioles, obstructing airflow out of the alveoli. Air become trapped to the alveoli and reduce the ability of the lung to shrink during the exhalation. ठीक है, जब इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो वो लीड करेगी ब्रोंक्यूल्स को कोलैप्स करने में। वो आपस में एक दूसरे में कवर अप हो जाते हैं, धंस जाते हैं एक दूसरे में, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एल्वुलाई में।
एयर ट्रैप हो जाती है ज़्यादा और वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। एक्सहेलेशन में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमारा डायाफ्राम जो है वो रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाता है। तो जब हमारे एल्वेलाइज में एयर ट्रैप हुई हुई है, वो उसकी इलास्टिसिटी कम हुई हुई है, तो वहाँ पे जो लंग्स हैं हमारे वो एक्सहेलेशन के थ्रू रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे। हर चीज़ को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, तो ये लीड करती है एम्फीसीमा को। Reduce the expansion of the lungs during the next breath, reduce the amount of air that is inhaled। मतलब जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी होगी वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे होंगे, उतनी हम अमाउंट ऑफ एयर भी इनहेल करने में मुश्किल होगी। डेफिनेटली सी बात है, जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमने फर्स्ट रेस्पिरेशन में इनहेल किया, अगर हम उतनी अमाउंट एक्सपायरेशन में एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्पायरेशन में भी मसला आएगा। एज अ रिजल्ट लेस एयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस गेट्स इनटू द लंग्स। तो क्या होगा, जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होनी होती है रेस्पिरेशन में वो लंग्स में कम जाएंगी। दिस ट्रैप्ड एयर आल्सो कैन कंप्रेस एडजेसेंट लेस डैमेज लंग टिश्यूज। तो क्या करेगी वो एयर जो हमने हमारे लंग्स में ट्रैप की हुई है ऑटोमेटिकली, तो वो ज़ाहिर है उसमें CO, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेस भी हैं। जब वो गैसेस आपस में एक्सचेंज नहीं हो रही तो वो लंग टिश्यू को डैमेज करेंगी, मतलब वो नुकसान पहुँचाएंगी लंग टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो साथ साथ उसकी जितनी भी चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। आगे हम देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। मतलब इटियोलॉजी क्या है, स्टार्ट कैसे होता है COPD, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से COPD हो सकता है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ प्रेजेंट हो सकती है। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ COPD आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है, COPD किस वजह से होता है वो स्पेसिफिकली तो अंडरस्टूड नहीं है, समझाया नहीं गया हमें, ना ही अभी तक किसी सर्च ने ऐसा बताया है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं। आर टिश्यूज़ लाइक सिगरेट स्मोकिंग। Primary cause is exposure to tobacco smoke. Cigarette smoking will develop COPD in 15%. Overall, tobacco smoking accounts for as much as 90% of the risk of COPD. मतलब क्या है कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में 15% चांसेस होते हैं COPD डेवलप होने के, और 15 से लेके 90% तक जा सकते हैं स्मोकिंग में, क्योंकि टोबैको होता है, टोबैको में जो है वो कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन जो है वो हमारे लंग्स के लिए अफेक्टिव नहीं है, वो डिसएग्री करती है, वो हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। एक तो होता है सिगरेट स्मोकिंग, वो लोग जो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, वो लोग जो स्मोक नहीं कर रहे लेकिन ऐसे लोगों के साथ या ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके पास वो, क्योंकि वो जो स्मोक एयर में वो एक्सहेल कर रहे हैं, वो वाली स्मोक हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जो उनके साथ होते हैं वो सेकेंड हैंड स्मोकर कहलाते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक और इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सेकेंड हैंड स्मोक मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। तो क्या होगा, सेकेंड हैंड स्मोक क्या होगा, जब हम इन्वायरमेंट में हमारे वो स्मोक प्रेजेंट है उसको हमने इनहेल कर लिया तो वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को लीड करेगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन है। आउटडोर एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ COPD। मोस्ट कॉमन कॉज इज इंडोर स्टोव्स फॉर कुकिंग। सम ऑक्यूपेशनल पोल्यूटेंट्स सच एज कैडमियम एंड सिलिका। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब हमारी हवा के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी वजह से अगर कोई इरिटेशन है, जैसे अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो लीड करेगी COPD को। मोस्टली आउटसाइड हमारी जो एयर है उसमें क्या होगा, उसमें ट्रैफिक का, गाड़ियों की स्मोक होगी, सिगरेट स्मोकिंग की स्मोक होगी, कुछ लोग हुक्का पीते हैं, इन चीज़ों की सबकी स्मोक होगी, वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो वो पोल्यूशन में आएगी। अगर मोस्टली क्या होता है, कुछ लोगों को घर के चूल्हों पे जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं तो घर के किसी मसाले की वजह से उन्हें इरिटेशन हो रही होती है, तो वो लीड करती है COPD को। सम ऑक्यूपेशनल पोल्यूटेंट्स मतलब वो लोग जो ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं या जिनका प्रोफेशन इस तरह का है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ लोग माइंस में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कोयल की फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग रिस्क पे होते हैं COPD डेवलप होने पे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन AT डेफिशिएंसी होगी। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है ये लीवर में प्रेजेंट होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये नॉर्मल लंग के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू 1.5 से 3.5 ग्राम पर लीटर होती है और ये ब्लॉक करती है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ इलास्टिन और इलास्टेज को। इलास्टेज मतलब हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से वो एक्सपैंड कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे लंग्स की जो है वो नॉर्मल इलास्टेज जो है वो अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा कि सांस का जो है वो नॉर्मल मसला क्रिएट होगा।
उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब पुराने अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो ट्रीट नहीं किए गए तो वो इसमें फॉल करेंगे। अल्कोहल इंजेक्शन भी हो सकती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो भी लीड करती है लंग इन्फेक्शंस को। उसके बाद हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इस तरह से होगी: स्मोकिंग रिलीज निकोटीन एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज। मतलब कि जो हमारे पास स्मोकिंग है, जब किसी ने स्मोक किया है तो क्या करेगी, वो निकोटीन को रिलीज़ करेगी और ऑक्सीजन स्पेशीज़ को रिएक्ट करेगी। तो वो लीड करती है हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस इन लंग्स। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, मैक्रोफेज का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्फेक्शन है अगर हमारे पास बाहर से आया है तो उसको जो है वो लीड करते हैं, डील करते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं। जो हमारे मैक्रोफेजेस की लंग है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उसके साथ डील करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो जब ये हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगी न्यूट्रोफिल के साथ, वो इसके साथ जो है वो अटैच होंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो वो करेगा रिलीज ऑफ इलास्टेज बाय एक्टिवेटिंग न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे तो वो रिलीज कर देगा इलास्टेज को। ये फर्दर हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, डिक्रीज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन में। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी जो रिलीज़ है वो अफेक्ट हो रही है। और इसके अलावा इनहेरिटेंट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास अल्फा-1 इनहेरिटेंट है, मतलब हमें विरासत में ही अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी मिली हुई है, तो ये भी लीड करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स की, ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। मतलब जो इलास्टिसिटी है फाइबर्स की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और एल्वेलाई क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये लीड करेंगे एम्फाइसीमा को। दिस इज़ अ सिंपल पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होगा, स्मोकिंग है या निकोटीन है वो रिलीज़ करवा रही है मैक्रोफेजेस को और न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल रिलीज़ करवा रही हैं इलास्टेज को अफेक्ट कर रहा है। इलास्टेज जो है फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से हो सकती है। अब वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी किसी बाहर के एनवायरनमेंट से, या वो इनहेरिटेंटली कम उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो लीड करेगी इलास्टिक फाइबर्स की ब्रेकडाउन में और वो लीड करेंगे एम्फीसीमा को। सम साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कफ़ हो सकती है, जाहिर है कफ़ करेंगे हमें, नॉर्मल जब सांस नहीं आ रहा होता तो कफ़ होती है, वो विद और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन हो भी सकती है उसमें, नहीं भी हो सकती। क्रोनिक कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पुरानी ब्रोंकाइटिस में मतलब इन्फ्लेमेशन होगी अगर ब्रोंक्यूल्स में, तो उसमें क्या होगी, स्पूटम प्रोडक्शन होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसमें 3 मंथ की परसिस्टेंट कफ रहेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम डिस्निया को कह रहे हैं, डेट गेट्स वर्स विद द माइल्ड एक्टिविटी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब जब हम सांस कम ले रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, सांस लेने में मसला आ रहा है, तो वो डिस्निया को लीड करेगा। उसके अलावा ट्रबल कैचिंग वंस ब्रीथ, जाहिर है जब सांस लेने में मसला आएगा तो क्या होगा कि सांस जो है वो नॉर्मल रूटीन में नहीं आएगा, फटीग हो जाएगी, जैसे हमारे मसल्स को एक्सर्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी है तो फटीग हो जाएगी। वीजिंग हम कहते हैं कि सीटी की तरह की अगर कोई आवाज़ आती है, जैसे कोई इंसान सीटी मारता है तो उसकी तरह की अगर कोई आवाज़ आती है सांस लेते हुए, तो वो वीजिंग कहलाती है। डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड्स, अगर ब्रेथ साउंड्स लेते हैं वो उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी शिद्दत जो है वो कम हो गई है नॉर्मल रूटीन से, तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब इंस्पायरेशन उसकी नॉर्मल है या कम है, लेकिन एक्सपायरेशन जो है वो उसकी ज़्यादा देर तक हो गई है, तो वो लीड करती है ब्रोंकाई को। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, और टाइटनेस हो सकती है मतलब चेस्ट में जो है वो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है, बहुत इस तरह की फीलिंग आएगी और बहुत थकावट वाली फीलिंग आएगी। पीपल विद एडवांस सीओपीडी समटाइम्स डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर, तो क्या होता है कुछ लोग जिनमें सीओपीडी होता है वो लीड करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर को भी, उनकी रेस्पिरेशन जो है वो फेल हो जाएगी तो वो लीड कर सकती है डेथ को भी। कॉमन साइंस जो है वो टेकिपनिया हो सकता है। टेकिपनिया हम कहते हैं रैपिड ब्रीथिंग रेट को, मतलब नॉर्मल लेवल हमारे पास जो है वो 16 to 22 है, अगर इससे ज़्यादा किसी की जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी तो वो टेकिपनिया को लीड करेगी। वेजिंग साउंड्स और क्रैकल्स इन द लंग्स हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो उसकी आवाज़ इस तरह की आती है जैसे हवा चलती है तो या पानी चलता है, तो उसकी स्विशिंग सी जो साउंड होती है ना वो हमारी रेस्पिरेशन की साउंड है। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को सीओपीडी है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें वीजिंग और क्रैकल आएंगे। वीजिंग ऐसी आवाज़ होती है जैसे कि सीटी मार रहा है, बारीक सी शार्प आवाज़ होगी, और क्रैकल्स थोड़ी सी कम होते हैं लेकिन खड़ खड़ की आवाज़ आती है, ये हमें स्टेथोस्कोप के जरिए सुनाई देती है।
उसके अलावा ब्रीथिंग आउट टेकिंग अ लॉन्गर टाइम देन ब्रीथिंग इन, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन में जब इनहेल कर लिया है तो उसका टाइम कम लगेगा, लेकिन एक्सपिरेशन करते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, लंबी एक्सपिरेशन हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट पार्टिकुलरली द फ्रंट टू बैक डिस्टेंस हाइपरेशन, मतलब कि अगर जो है एल्वोलाई का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है तो हमारी चेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ब्रीथिंग थ्रू पर्स लिप्स, पर्स लिप मैंने बता दिया था कि होंठों को गोल शेप में लेके आए तो वो पर्स लिप्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें रेस्पिरेशन का मसला होता है उनकी अक्सर जो है वो पर्स लिप्स के ज़रिए ही ब्रीथ कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल रेशियो ऑफ द चेस्ट, बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, चेस्ट की एक्सपेंशन हो जाती है, मतलब चेस्ट जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर कहते हैं हम आगे वाली साइड को, पोस्टीरियर कहते हैं हम पीछे वाली साइड को, और लेटरल होती है हमारी साइड की, हमारी जो साइड पे आ रही हैं, बोथ साइड्स पे आ रही हैं, लेफ्ट और राइट लेटरल, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो उसको हम कह रहे हैं बैरल चेस्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस डेली प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ्स। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि 3 मंथ्स तक कंसेक्टिव जो है वो प्रोडक्टिव कफ होती है, और एम्फीसीमा में क्या होता है, डायग्नोसिस है परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है एल्वेलाइज की। अच्छा जी, उसके बाद ये था हमारा सीओपीडी का। उसके बाद हमें देखना है एस्थमा को। तो एस्थमा जो है हमारा, एस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज, मतलब जो हमारे एयरवेज हैं जहाँ से हम सांस लेके जा रहे हैं, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, अगर इनमें कोई इशू आ जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है तो वो लीड करती है एस्थमा को। द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द एयरवे hyperresponsiveness that leads to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness and cough particularly at night or early in the morning। एस्थमा वो डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, या किसी भी ट्रेकिया में किसी भी चीज़ की अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो एयरवे का जो पासेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, सांस लेने में मसला आएगा, तो वो क्या लीड करेगा, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हमें खींच खींच के सांस लेने पड़ते हैं, और इसकी रिकरेंट एपिसोड जो है वो वीजिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सीटी की तरह की आवाज़ें आएंगी, वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देंगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, मतलब सांस लेने में मुश्किल आएगी, या एक सांस आ रही है दूसरी नहीं आ रही, तो ये लीड करता है चेस्ट टाइटनेस को, खांसी को, और ये जो है ये नाइट टाइम पे ज़्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। डे टाइम में भी अस्थमा के अटैक्स हो सकते हैं लेकिन वो थोड़ी कम होते हैं। ये अगर हम देखें तो ये हमारा एक नॉर्मल एयरवे जा रहा है, ये नॉर्मल एयरवे है, देखें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ये देखें ये इन्फ्लामेशन है, और ये इसके अंदर प्रोडक्टिव कफ है, म्यूकस है, म्यूकस प्रोडक्शन है। ये देखें ये नॉर्मल एयरवे है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से जो एयर पास होगी उसकी रेशो क्या होगी, और जो यहाँ से एयर पास होगी उसमें रेशो क्या होगी। ये देखें ये नॉर्मल एयरवे लाइनिंग्स हैं और ये इन्फ्लेम्ड एयरवे लाइनिंग्स हैं और ये म्यूकस प्रोडक्शन है। ये देखें ये यहाँ से भी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ, तो सिर्फ ये इतना सा पोर्शन है एयर को पास आउट होने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एस्थमा, तो हमारे पास एस्थमा की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो इनमें सबसे पहले एलर्जिक एस्थमा आ सकता है। एलर्जिक एस्थमा को हम एक्सट्रिंसिक एस्थमा भी कहते हैं। एलर्जिक मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली चीज़ें। When the symptoms are induced by a hyperimmune response to the inhalation of specific allergen, अगर हमने कोई भी किसी स्पेसिफिक किस्म का एलर्जन इनहेल कर लिया, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें एलर्जी है वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक एस्थमा। टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ द बेसिस ऑफ द IgE। इसमें क्या होगा, हमारी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो इसके साथ जो है फाइट करनी स्टार्ट कर देती है। सेकेंड टाइम इज़ अ नॉन एलर्जिक एस्थमा। नॉन एलर्जिक एस्थमा होती है मतलब एलर्जी की वजह से नहीं है, वो किसी और फैक्टर की वजह से है, तो इंट्रिंसिक एस्थमा भी कहलाता है। दिस टाइप ऑफ एस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट्स इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज। मतलब एयर में कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमें इरिटेशन पैदा हुई है, लेकिन उससे हमें एलर्जी नहीं है। अगर एलर्जी होगी किसी चीज़ से, वो इनहेल कर ली जाएगी तो वो एलर्जी का एस्थमा है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने इस तरह की इनहेल कर लिया जिससे हमें एलर्जी नहीं है लेकिन वो इरिटेशन कॉज कर रही है, मतलब वो खारिश पैदा कर रही है अंदर किसी चीज़ में या ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर रही है, तो वो नॉन एलर्जी का एस्थमा है।
दिस इरिटेंट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स इन द एयरवेज कॉजिंग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इस तरह के इरिटेंट्स क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, स्वेलिंग कॉज करेंगे, तो उनका पैसेज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद हमारा मिक्स्ड एस्थमा है। मिक्स्ड एस्थमा इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक एस्थमा। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एस्थमा। मतलब मिक्स्ड एस्थमा का मतलब इसमें एलर्जिक एस्थमा भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है, या दोनों तरह की मिक्स फॉर्म भी हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एस्थमा की। उसके बाद है कफ वेरिएंट एस्थमा। दिस डज नॉट हैव द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एस्थमा सच एज wheezing एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इंस्टेड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन सिम्टम, अ परसिस्टेंट ड्राई कफ। कफ एस्थमा में क्या होगा कि जो है वो लोग जिनमें परसिस्टेंट कफ रहती है, ड्राई कफ रहेगी, मतलब खुश्क खांसी रहेगी जिन लोगों में काफ़ी टाइम तक, तो उसको हम कहेंगे कफ वेरिएंट एस्थमा। उसमें सीओपीडी के सिम्टम्स नहीं होंगे, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो सकती, उसमें वीजिंग भी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें मुकम्मल जो है वो खास टाइम पीरियड तक जो है वो कफ रहती है, वो होगी कफ वेरिएंट एस्थमा। उसके बाद है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। अफेक्ट द पर्सन ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज की है आपने या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की है, आपने भाग दौड़ की है, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की है, कोई काम इस तरह का किया है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, सारे के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा, एक्सरसाइज को लीड करती है हाइपर एक्टिवनेस, हाइपर एक्टिविटी को। जब हाइपर एक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी रेस्पिरेशन जो है वो उसके साथ अल्टर्ड हुई भी होती है। दिस इज़ नॉट अ डिसीज़ बट दिस कैन लीड टू अ डिजीज़। ये डिजीज़ नहीं है लेकिन ये डिजीज़ को लीड कर सकती है। उसके बाद हमारे पास नॉक्चुरल एस्थमा है। नॉक्चुरल एस्थमा कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स दैट गेट्स वर्सन एट नाइट। दोज हु सफर फ्रॉम नॉक्चुरल एस्थमा कैन आल्सो एक्सपीरियंस सिम्टम्स एनी टाइम ऑफ द डे। नॉक्चुरल एस्थमा में जो है वो सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी की तरह के ही सिम्टम होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह के ही सिम्टम होते हैं, सांस लेने में मसला होता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये सिम्टम्स जो हैं वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वर्सन एट नाइट, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं नाइट के टाइम पे, लेकिन कुछ लोगों को ये दिन के टाइम पे भी अटैक्स हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एस्थमा इंड्यूस्ड बाय ट्रिगर्स दैट एक्सिस्ट इन पर्सन्स वर्कप्लेस इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, फार्मिंग एंड वुड वर्किंग। कुछ ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पे, ऐसी टेक्सटाइल्स में, ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, जैसे अगर किसी को जो है वो, अगर किसी को किसी पोलन से एलर्जी है और वो काम कर रहा है किसी फार्म में, तो वो पोलन वहाँ से अगर उसने इनहेल कर लिया है तो उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल एस्थमा। उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है अगर उसको एस्थमा इंक्रीज हो गया तो हम उसे ऑक्यूपेशनल एस्थमा कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है पेशेंट के। तो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, विजिंग होगी, विजिंग आपको बताती है सांस लेंगे तो सीटी की तरह की आवाज़ आएगी, शार्प होगी, तेज़ होगी और बारीक होगी। उसके बाद डिस्निया है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, ब्रेथ जो है वो कम आएगी, कफ मतलब खांसी रहेगी उसको, चेस्ट उसकी जो है वो उसको टाइट लगेगी कि टाइट ही रहती है हर टाइम। एक्सपायरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा देर के लिए होगी, इंस्पायरेशन कम होगी, एक्सपायरेशन जो है वो लंबी हो जाएगी। सिक्रीशंस में भी वाइट भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं, टेनेशियस भी हो सकती हैं, जेलेटिनियस म्यूकस भी हो सकती हैं। सिक्रीशंस का मतलब ये है कि वो वाइट भी हो सकती हैं, गाढ़ी भी हो सकती हैं, वो जेलेटिन की टाइप की तरह की भी हो सकती हैं, जेली लाइक भी हो सकती हैं, या वो टेनेशियस भी हो सकती हैं, मतलब वो चिपकेंगी, चिपक भी सकती हैं। ज़ाहिर है एक स्पूटम की वो सिक्रेशन जो गाढ़ी होगी वो चिपकती है किसी चीज़ के साथ, एज़ कम्पेयर टू जो वाटर सिक्रेशंस होती हैं। जो वाटर सिक्रेशंस होती हैं वो किसी जगह पे चिपकती नहीं हैं। ये कुछ एस्थमा ट्रिगर्स हैं जो कि एस्थमा को जो है वो लीड कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज है, पोलन है, बग्स इन द होम, अगर घर में कोई बग है जैसे मक्खी है, मच्छर है, किसी को इससे एलर्जी है या कॉकरोचेस वगैरह हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। केमिकल फ्यूम्स, अगर किसी को स्प्रे वगैरह से इशू है तो उसके फ्यूम की वजह से भी हो सकता है। ठंडी हवा की वजह से भी हो सकता है। फंगस स्पोर्स हैं, अगर कोई फंगस है किसी आपके एरिया के राउंड अबाउट, वहाँ से भी हो सकता है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है उससे भी हो सकता है, स्मोक से भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, अगर किसी ने परफ्यूम या बॉडी स्प्रेज की जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आ रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। पोल्यूशन जो है हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा आलूदगी ज़दा है तो उस आलूदगी की वजह से भी हो सकता है। एंगर, गुस्से की वजह से भी हो सकता है। गुस्से की वजह से क्या होगा कि जब हम एंगर में होते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उस वजह में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एस्थमा हो सकता है।
स्ट्रेस भी लीड कर सकता है। स्ट्रेस से भी क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है, या पेट से भी कुछ लोगों में जो है वो एलर्जी होती है, इस वजह से वो लीड करते हैं अस्थमा को। तो ट्रिगिंग फैक्टर्स में हमने देख लिया, एलर्जन इन्हेलेशन में एनिमल्स आ सकते हैं, हाउस डस्ट आ सकते हैं, कॉकरोचेस आ सकते हैं और पोलन्स आ सकते हैं। हम मतलब इन चीज़ों की वजह से अगर हमने कोई चीज़ इनहेल ऐसी कर ली है, उनके ऊपर कोई ऐसे पोलन पड़े हुए थे, कोई ऐसी स्पेसिफिक किस्म की चीज़ पड़ी हुई थी, वो अगर हमने इनहेल कर लिया तो वो इरिटेशन कॉज करेंगे जाके लंग पैरेन्काइमा में, तो वो ट्रिगर करेंगे अस्थमा को। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब एयर में हमारी एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल एयर जिसमें हम ब्रीथ ले रहे हैं, उसमें एग्जॉस्ट फ्यूम्स हो सकते हैं, परफ्यूम्स हो सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से वो स्मोक जो आलूदगी सतह है वो अगर हमने इनहेल कर लिया, उसकी वजह से कोई चीज़ इरिटेट कर रही है तो वो लीड करेगी अस्थमा को। उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस में मैंने बता दिया, तो हार्मोनल जो है वो डिस्टर्बेंस आती है, तो क्या होगा, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, जो अपर रेस्पिरेटरी हमारा ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगी साइनसिस की। एक्सरसाइज एंड कोल्ड ड्राई एयर हो सकती है, एक्सरसाइज या अगर हमने ठंडी हवा इनहेल कर लिया उसकी वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो ड्रग्स जो हम इसमें देंगे वो एस्पिरिन होगी, एनसिड्स होंगे, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होंगे, और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इसमें। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री हमने आपको पहले बता दिया हुआ कि हमने पेशेंट की A to Z सारी की सारी हमने हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करवानी है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम हेड टू टो इसकी असेसमेंट करेंगे। उसके बाद हम PFT चेक करेंगे। PFT स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये एक एयर टाइट रूम में आपको बिठा दिया जाता है, वहाँ से आपसे कहा जाता है कि इनहेल करें और एक्सहेल करें, और नॉर्मल लेवल पे ला के देखा जाता है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर कितनी है और क्या उसका रेशो है। आपके जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब आपका जो नॉर्मल लंग कैपेसिटी है वो कितनी हद तक काम कर रही है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट चेक करेंगे कि जो एक्सपायरेशन का फ्लो रेट है वो नॉर्मल है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे हम चेक करवाएंगे ये देखने के लिए कि लंग का साइज़ तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं हुआ। उसके अलावा ABG और ऑक्सीमीट्री करवाते हैं। ABG से हमारे पास आर्टेरियल ब्लड गैसेज हैं। आर्टेरियल जब हम सैंपल लेते हैं तो उसमें सारी ब्लड गैसेज की जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें बता देती हैं, इतनी वैल्यूज़ आई होंगी, बता देती हैं कितना उसने अल्टर किया हुआ है। उसके अलावा एलर्जी स्किन टेस्ट हम करते हैं। स्किन टेस्ट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हुई हुई। ब्लड लेवल ऑफ इओसिनोफिल एंड IgE, तो जब हम CBC करवाते हैं तो उसमें अगर इओसिनोफिल का या IgE का लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ है, क्योंकि ये फाइट एक्शन है, वो जो है फाइट एक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो जब कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट चीज़ लड़ रही होती है, चीज़ एक्सेप्ट कर रही होती है, तो क्या होता है कि इओसिनोफिल्स की रेशो जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये एक नॉर्मल एक्सरे है लंग से रिलेटेड। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लीड करती हैं, रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है। रिब फ्रैक्चर क्या होगा कि जो नॉर्मल इसकी इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस हुई हुई है, तो फ्रिक्शन कॉज करेगी नॉर्मल। जब वो फ्रिक्शन कॉज करेगी मतलब रगड़ खाती जाएंगी तो रिब जो है वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। उसके अलावा न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, और इसके अलावा एटिलेक्टेसिस, निमोनिया और स्टेटस एस्थमेटिकस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे से रिलेटेड हैं। मतलब हमारी कोई भी चीज़ अगर रेस्पिरेशन में इंक्लूड होगी, क्या होगा, या तो वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी, या जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगी, या जो है अस्थमा को लीड करेगी। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा में हमने क्या करना है, हमने अस्थमा को अस्थमा के साथ ही ट्रीट करना है। तो सिंपल इज़ दैट, ए से एड्रीनर्जिक्स दे सकते हैं जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट एल्बिट्रोल हम दे सकते हैं। ऐसे हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को, स्टीरॉइड हम इन्हेलेशन के लिए भी दे सकते हैं, हम ऑरली खाने के लिए भी दे सकते हैं। टी से हम थियोफाइलिन ड्रग्स भी दे सकते हैं उसको। एफ से हमने हाइड्रेशन देनी है थ्रू IV, क्योंकि पेशेंट का जो है वो हुआ होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ हुआ होता है खाना वो न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हुआ होता है, वो इनटेक नहीं ले पा रहा होता, तो हमने थ्रू हाइड्रेशन उसका जो लेवल है वो मेंटेन रखना होता है। हम अगर पेशेंट को ऑक्सीजन के थ्रू भी हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन हम मास्क के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर हम नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अगर हमें एडवाइस है ऑक्सीजन लगाना तो हम उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। दीज आर द ड्रग्स, एड्रीनर्जिक, स्टीरॉइड्स, थियोफाइलिन एंड एंटीकोलिनर्जिक्स जो हैं ये सारी ड्रग्स हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस।
क्विक रिलीफ मेडिसिन टू ट्रीट सिम्टम्स एंड एक्सासर्बेशन जो है हम कुछ ऐसी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होगा, सिम्टम्स जो हैं वो जल्दी से ट्रीट हो जाएंगे। तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगे, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन की वजह से उसका पैसेज जो है वो नैरो हुआ हुआ था, तंग हुआ हुआ था। तो ब्रोंकोडायलेटर दे दिया हमने, वो पैसेज जो है वो डायलेट हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसमें एयर जो है वो ईजिली पास आउट कर सकेगी। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग इनहेल बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हम दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये शॉर्ट एक्टिंग हैं और ये क्विक रिलीफ के लिए दे सकते हैं हम, जो सिम्टम्स को फौरी तौर पे जाके उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगी और एयरवेज को जो है वो डायलेट कर देंगी। उसके बाद हम देखेंगे निमोनिया। निमोनिया हमारे पास है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। जो हमारे पास लंग का पेरेन्काइमा है, ये एक लंग है, ये इसके पेरेन्काइमास पड़े हुए हैं। इसके पेरेन्काइमा में एल्विलाइज हैं रेदर दैन ब्रोंकाई ऑफ इन्फेक्टिव ओरिजिन। अगर किसी के लंग पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो गई है, मतलब उसके एल्विलाइज में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वो लीड करता है निमोनिया को। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉज ऑफ डेथ। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है क्योंकि एल्बुलाइज जो है वो उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो वो लीड कर सकती है डेथ को भी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, जब हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको फौरी तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो डेथ को लीड करेगी। इट इज़ यूजली करेक्टराइज बाई कंसोलिडेशन। इसमें कंसोलिडेशन भी हो सकती है, मतलब जो है वो एक्सपायरेशन जो है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही होती, तो वो सारा पाथवे जो होता है वो नैरो हो जाता है। तो हमने क्या करना है, उसको फौरी तौर पे ट्रीट करना है। कंसोलिडेशन इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द एल्वेलाई आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट बैक्टीरिया एंड WBCs। मतलब कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे एल्वोलाइज फिल हो जाते हैं इन्फ्लामेशन के साथ। इन्फ्लामेशन में एक्सीडेंट भी होगा, बैक्टीरिया या WBCs की वजह से वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो लीड करता है कंसोलिडेशन को, और कंसोलिडेशन लीड करती है निमोनिया को। एपिडेमियोलॉजी जो है निमोनिया की अक्कर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में किसी भी टाइम हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट इटियोलॉजिकल एजेंट्स वेरिंग विद द सीजन्स, सीजन के साथ भी हो सकता है, हर सीजन में ये चेंज हो सकता है। अकर्स इन पर्सनस ऑफ ऑल एजेस, हर तरह के लोगों में हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में, बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा हो सकता है, तो ये हर तरह की एज वाले लोगों को इफेक्ट कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वेयर इन वेरी यंग, एल्डरली एंड इन क्रॉनिकली इल पेशेंट्स। लेकिन जो बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जो पुराने बीमार लोग हैं, उन लोगों में मैनिफेस्टेशन जो है वो सीवियर हो सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकते हैं। एटियोलॉजी अगर हम देखें तो ये कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, लेचिनेला निमोफिला, क्लेमोडोफिला निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, मोरेक्सेला कैट्रेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, क्लेप्सिला निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेकाई। ये सारे वो बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया को कोज करते हैं। उसके अलावा कुछ वायरस भी हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और राइनो वायरस, ये वो वायरसेस हैं जो निमोनिया को डील करते हैं। अदर इन्फेक्शन एजेंट सच एज फंजाई, निमोसिस्टिस कैरिनाई। तो ये सारे वो वायरसेस और बैक्टीरियाज के नाम हैं जो कि निमोनिया कोज करते हैं। क्लासिफिकेशन। अब निमोनिया की क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरह से है, हम इसको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास टाइप 1 आएगी, टाइप 2 आएगी। टाइप 1 में हमारे पास लोबार निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया आता है। लोबार निमोनिया में क्या होगा कि लंग का कोई भी एक लोब जो है, यहाँ पूरा लंग जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकता है, उस खास लोब में निमोनिया हो सकता है, या ब्रोंको निमोनिया मतलब ब्रोंक्यूल्स में निमोनिया हो जाएगा। टाइप 2 में क्या होगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, वो निमोनिया जो हमने कम्युनिटी से एक्वायर्ड किया है, जो पेशेंट बाहर से लेके आ रहा है, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है किसी और डिजीज़ की वजह से, पेशेंट के स्टे 48 आवर्स के स्टे के बाद अगर उसको निमोनिया हो रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड में, मतलब उसने हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया है। लोबार निमोनिया हमारे पास है, इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ लोब, द इंटायर लोब और इवन 2 लोब्स ऑफ वन और बोथ द लंग्स। मतलब ये देखें, ये लंग है, ये इसका एक लोब है, तो क्या होगा लोबार निमोनिया में, या तो एक लोब, 2 लोब, या सारे के सारा लंग, या दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, तो वो हमारे पास लोबार निमोनिया है।
ब्रोंकोनिमोनिया क्या होगा? ब्रोंकोनिमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दैट एक्सटेंड्स इनटू द सराउंडिंग्स ऑफ द एल्वोलाई रिजल्टिंग इन पैचेस कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स। ये देखें, ये नॉर्मल लंग के अंदर पैचेस बने हुए हैं, एल्वोलाई को कवर किया हुआ है इसने ब्रोंक्यूल्स ने एल्वोलाई को कवर किया हुआ। ब्रोंक्यूल्स में अगर निमोनिया हो गया है, ब्रोंक्यूल इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वहाँ पे निमोनिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है निमोनिया के? तो हाई फीवर हो सकता है, शेकिंग चिल्स हो सकते हैं। मतलब जब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसका फीवर बहुत ज़्यादा होता है। शेकिंग चिल्स मतलब उसके हाथ पाँव जो है वो कांपने शुरू हो जाते हैं, शेक करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस लेने में मसला होता है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट ज़ाहिर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में मसला होगा तो क्या होगा? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ डीपली और कफ, जब बहुत ज़्यादा गहरा सांस लिया जाएगा या कफ करेंगे तो क्या होगा? चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगी। डस्की और पर्पलिश स्किन कलर हो जाएगा, डस्की लाइक मड लाइक जो कलर होता है या पर्पलिश स्किन कलर हो जाता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पुअरली सप्लाई होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में, तो वो जो है वो लीड करती है ब्लूइश स्किन को, तो उसको हम कहते हैं साइनोसिस। फटीग और मसल एक्स हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब हमने इंक्रीज ब्रीथिंग रेट जब हमारा इंक्रीज़ हुआ तो उसमें मसल यूज़ हो रहे हैं, तो मसल्स में क्या होगा? फटीग हो जाएगी या वहाँ पे पेन भी हो सकती है। उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। कफ भी हो सकती है, पर्टिकुलरली कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम। कफ ड्राई भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है उसमें स्पूटम भी हो सकती है, वो प्रोडक्टिव कफ होती है। Community acquired pneumonia which develops in an otherwise healthy person outside of hospital or have been in hospital for less than 48 hours। मतलब हॉस्पिटल से हॉस्पिटलाइज होने से पहले या हॉस्पिटलाइज होने के 48 आवर्स से पहले अगर पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जाएगा। मतलब उसने कम्युनिटी से एक्वायर्ड किया हुआ है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया वाज नॉट इंक्यूबेटिंग अपॉन एडमिशन डेवलपिंग इन अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज फॉर ग्रेटर देन 48 आवर्स। मतलब ये कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था तब उसका निमोनिया के कोई सिम्टम्स नहीं थे, निमोनिया नहीं था, लेकिन हॉस्पिटलाइज के 48 आवर्स बाद मतलब 2 दिन बाद अगर पेशेंट को निमोनिया के सिम्टम्स डेवलप होते हैं या निमोनिया हो जाता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा। मतलब उसने हॉस्पिटल से ही एक्वायर्ड किया हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं निमोनिया की। बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया चले जाएंगे जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। लंग एब्सिस हो सकते हैं, मतलब लंग्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द स्पेसेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल, लंग्स के और चेस्ट वॉल के दरमियान में जो है वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो फ्लूइड है वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, वहाँ पे जो है वो सांस गैस एक्सचेंज नहीं हो रही तो सांस लेने में मसला होगा। शोक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर को लीड करती है। सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी जॉइंट्स में, और एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। जाहिर है जब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो लीड करेगी एंडोकार्डाइटिस को और सेप्टिक आर्थराइटिस को। अब हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है निमोनिया की? हमने पेशेंट से कहना है कि वो स्मोक नहीं करे, प्रैक्टिस करेंगे गुड हाइजीन को, मतलब वो जो भी काम करे हाथ धो के वो खाना खाए, हाथ धो के मिले एक दूसरे से, जैसे ही वो बाहर से आए तो वो हाथ धोए। स्टे रेस्टेड एंड फिट, रेस्ट जो है वो अपने टाइम की नॉर्मल करें, जितनी टाइम की एक दिन में रेस्ट करनी चाहिए वो उसको करनी है उसने। मगर एक दिन में अगर एक बंदे का स्लीप पैटर्न 6 घंटे का तो वो 6 घंटे की रेस्ट अपनी मुकम्मल करेगा। उसके अलावा वेयरिंग सर्जिकल मास्क बाय द सिक में आल्सो प्रिवेंट इलनेस, जो वो इंसान जो बीमार है अगर वो मास्क पहन ले या वो इंसान जो उसको विज़िट करने जा रहा है वो मास्क पहन के उससे मिले तो क्या करेगा? वो बैक्टीरिया और वायरसेस की इनहेलेशन को सीज़ कर देगा, मतलब बंद कर देगा। Appropriate treating underlying illness such as HIV, AIDS, diabetes mellitus and malnutrition can decrease the risk of pneumonia। जो भी underlying disease है, अगर पेशेंट को illness है तो हमने क्या करनी है? हमने उसकी illness को ट्रीट करना है। malnutrition है तो हमने उसको न्यूट्रिशन दे के ठीक करना है। diabetes mellitus है तो हमने उसकी शुगर को कंट्रोल करना है। HIV, AIDS है तो हमने वो भी उसके सिम्टम्स को हमने ट्रीट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली निमोनिया के रिस्क को कम कर देगा। उसके अलावा क्या करना है? निमोनिया की वैक्सीनेशन ले लेनी है। ये सारी मैनेजमेंट है निमोनिया की। वैक्सीनेशन जो निमोनिया की है, 2 तरह की वैक्सीनेशन आती है हमारे पास। न्यूमोकोकल कंजुगेट
एडप्टेड वैक्सीन है जो प्रेविनार के नाम से आती है। निमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीनेशन है जो निमोवैक्स के नाम से आती है। जो प्रीविनार है वो हम लगाते हैं बच्चों में, 2 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनमें, या 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर मेडिकल कंडीशंस हो तो फिर हम उनको प्रेविनार लगाते हैं। और इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं निमोकोकल निमोनिया के होने पे, या जो बहुत बड़ी उम्र के होते हैं, या जिनको डायबिटीज़ होती हैं, क्रोनिक हार्ट और लंग किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, अल्कोहलिक होते हैं, या स्मोकर्स होते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जिनके पास स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन किसी भी वजह से अगर रिमूव कर दी हुई है तो उनको हम निमोवैक्स लगाते हैं। नॉर्मली मतलब 2 से लेके 4 साल तक के बच्चों में हम प्रेविनार लगाते हैं, और इससे बड़ी एज को हमें जब लगानी है तो हमें निमोवैक्स लगानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis is one of the most prevalent infection of human beings and contributing considerably to illness and death around the world. It is spread by inhaling tiny droplets of saliva from the cough or sneeze of an infected person. It is slowly spreading chronic granulomatous bacterial infection characterized by gradual weight loss. होता क्या है कि किसी भी एक पेशेंट को अगर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उसने खांसी की है, या उसने स्नीजिंग की है, उसने खांसी की है, या उसने छींक मारी है, तो क्या होगा अगर दूसरे इंसान ने जो कि नॉर्मल था उसने उस सलाइवा के ड्रॉपलेट को जो है वो इनहेल कर लिया, तो ये क्योंकि एयर ड्रॉपलेट्स फैलता है, वो एयरलेट अगर उसने जो है वो इनहेल कर लिया तो वो लीड करेगा ट्यूबरकुलोसिस को। क्या होती है कि स्लोली स्प्रेड होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से स्प्रेड होता है। क्रॉनिक जब आहिस्ता आहिस्ता से स्प्रेड होता है, जब तक इसके साइलेंट सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तक ये डिजीज़ पुरानी हो जाती है, ग्रेनुलोमैटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और कैरेक्टराइज करते हैं ग्रेजुअल वेट लॉस को। तो वेट लॉस इसमें होना शुरू हो जाता है। टीबी इज अ वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज आफ्टर HIV एड्स। HIV एड्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे कॉज है डेथ का, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर वो अर्ली स्टेज पे अगर वो डायग्नोस नहीं हो रहा तो वो डेथ को लीड करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका जो है वो कॉजेटिव एजेंट है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस को। टाइप्स हमारे पास देखी जाए तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, एवियन ट्यूबरकुलोसिस है, ब्योवियन ट्यूबरकुलोसिस है, मिलरी ट्यूबरकुलोसिस है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब अगर लंग पैरेन्काइमा में कोई चीज़ है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में है या लंग्स रिलेटेड किसी भी चीज़ में है तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। एवियन ट्यूबरकुलोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम से फैल रहा है। माइक्रोबैक्टीरियम एवियम जो है वो बर्ड्स में होता है, अगर बर्ड से ट्यूबरकुलोसिस फैल रहा है तो वो एवियन ट्यूबरकुलोसिस होगा। बॉवियन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम बॉविस ऑफ कैटल, मतलब शीप में होगा, कैटल्स में होगा। वो बीमारी जो कैटल से फैल रही है तो वो होगी बोवियन ट्यूबरकुलोसिस। मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस इन्वेड द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू ऑल बॉडी ऑर्गन। मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है, और ब्लड स्ट्रीम क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वहाँ से सारे ऑर्गन्स में चला गया, तो वो होगी हमारे पास मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस। रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैव एक्टिव टीबी, जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी पेशेंट को अगर एक्टिव टीबी है, उसने जो है खांसी की है या सांस लिया है या उसने जो है छींक मारी है एयर में और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, वही एयर अगर कोई नॉर्मल इंसान इनहेल कर लेगा तो वो उसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस, एल्डरली और कैंसर, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है। अगर वो ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मतलब वो सेहतमंद नहीं है, नॉर्मल लेवल पे नहीं काम कर रहा, तो उन लोगों में हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ एंड एल्कोहलिज्म, ऐसे लोग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं उन लोगों में भी हो सकता है। पीपल लैकिंग एडुकेट हेल्थ केयर, वो लोग जिनके पास हेल्थ केयर कम है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी हेल्थ केयर का किस तरह से ख्याल रखना है, उन लोगों में भी हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, वो लोग जिनमें पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस या क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। होता क्या है, जो लोग पहले से ही मेडिकल कंडीशंस के साथ होते हैं उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, तो उसको सिर्फ हल्का सा चांस चाहिए होता है इन्फेक्शन को डेवलप करने के लिए। इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज़ विद हायर इंसिडेंस ऑफ टीबी, वहाँ से आए हुए लोग वहाँ पे जाने वाले लोग जहाँ पे जो है टीबी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ उन लोगों में रहने वाले लोगों में भी हो सकता है। इंस्टीट्यूलाइजेशन, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, अगर आप किसी ऐसी फैसिलिटी में काम करें जहाँ पे पेशेंट ही ऐसे हो सकते हैं तो चांसेस हैं कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो
हो सकता है वहाँ से। लिविंग इन सब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्डाइज कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे पानी का निकास अच्छा नहीं है, आबो हवा अच्छी नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। एक्यूपेशनल मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी ऐसी जगह पे काम करने वाले लोग जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका ऑक्यूपेशन ही यही है, उन लोगों में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट जो है इटियोलॉजी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो यहाँ से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज अ पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है। ड्रॉपलेट निकलाई, कफिंग, स्नीजिंग और लाफिंग, हंसने से, खांसने से या छींकने से जो है इसके ड्रॉपलेट एयर में चले जाते हैं और एक्सपोजर हो जाता है टीबी के साथ। रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्लोजली कॉन्टेक्ट होते हैं विद समवन हु हैव एक्टिव टीबी। अगर किसी पेशेंट को एक्टिव टीबी है, आपने उसके साथ क्लोज कांटेक्ट किया है, तो उसकी वजह से भी टीबी हो सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस, एल्डरली या कैंसर, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, नॉर्मल नहीं होता, उनका जो इम्यून सिस्टम है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, तो उन लोगों में भी हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, पीपल लैकिंग एडुकेट हेल्थ केयर, वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस, इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज, इंसिडेंस ऑफ टीबी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़। मतलब कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जो कि बीमार था बंदा, उसके साथ जाके मिले हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पर्सन है, किसी से इंसान का कम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़ हुआ है, अल्टर्ड हुआ है, बदला हुआ है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी वजह से उसने एयर से जो है वो ड्रॉपलेट इनहेल कर लिया, तो उस वजह से भी हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म से भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो अल्टर्ड हो जाता है, उस वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। पीपल, जिन लोगों को नहीं पता होता कि उन लोगों ने अपनी हेल्थ को किस तरह से ठीक रखना है, उन लोगों में भी हो सकता है। या कुछ ऐसे लोग जिनमें मेडिकल कंडीशंस पहले से ही होती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती हैं, या पुरानी किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दे की बीमारियां उनके नहीं फंक्शन कर रहे होते, तो उस वजह से भी हो सकते हैं। या ऐसी जगह से आए हुए लोग जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा, उन लोगों में भी हो सकता है। या किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में अगर कोई इंसान काम कर रहा है, उस वजह से भी हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें, साइन एंड सिम्टम्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या हैं, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। एनोरेक्सिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हम कहते हैं कि भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद होता है लो ग्रेड फीवर हो सकता है, नाइट स्वेट्स मतलब रात को सोते हुए में पसीने आते हैं, फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है। और डेफिनेटली जब एनोरेक्सिया भूख कम लग रही है तो खाना नहीं खाया जा रहा, न्यूट्रिशन लेवल कम हुआ, अल्टर हुआ, तो क्या होगा, वेट लॉस को लीड करेगा वो। उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम्स हैं, मतलब हमारे लंग्स में जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, नॉन रिजॉल्विंग ब्रोंकोनिमोनिया है, ब्रोंकोनिमोनिया मतलब ब्रोंक्यूल्स में अगर निमोनिया है तो वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वो लीड करेगा ट्यूबरक्लोसिस को। चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, मतलब ड्राई कफ होगी, खुश्क खांसी होगी। म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम विद हिमोप्टिसिस, अगर स्पूटम होगी तो उसमें हिमोप्टिसिस होगा, मतलब कि उसकी स्पूटम में ब्लड होगा। चेस्ट पेन होगी, ज़ाहिर है जब हम एक्सर्ट कर रहे हैं, मसल एक्सर्ट हो रहे हैं, मसल में फटीग हो रही है, तो चेस्ट पेन को लीड करेगी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिस्टम मतलब पल्मोनरी सिम्टम, पल्मोनरी से हट के जो सिम्टम्स होंगी वो पेन हो सकती है और इन्फ्लामेशन हो सकती है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हमने सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट की, फिर हमने चेक करने हैं पेशेंट के नेल्स चेक करने हैं, हाथों के और पाँव दोनों के। ऐसे लोग जिनमें ट्यूबरक्लोसिस हैं या एडवांस डिजीज़ हैं उनमें क्लबिंग हो जाती है। क्लबिंग हम कहते हैं स्पून शेप नेल हो जाते हैं। स्पून शेप अगर नेल हो जाएंगे, मतलब गोल शेप के हो जाएंगे, तो वो क्लबिंग कहलाती है। swollen और टेंडर lymph nodes इन द नेक और अदर एरिया, आपकी नेक में या दूसरे जो है लंग पैरेन्काइमा में कोई भी लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो गए हुए हैं या सख्त हो गए हुए हैं, हार्ड हो गए हुए हैं, वो हो सकते हैं। फ्लूइड अराउंड द लंग, मतलब लंग के आसपास कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हुआ, कोई फ्लूइड जमा हो गया तो उसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, वो हो सकती है। अनयूजुअल ब्रेथ साउंड्स, नॉर्मल ब्रेथ साउंड से हट के जो ब्रेथ साउंड्स होंगे तो वो क्रैकल्स कहलाएंगे, क्रैकल्स भी हो सकते हैं। टेस्ट में इंक्लूड, टेस्ट जो हम करवा सकते हैं वो है बायोप्सी ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू। बायोप्सी भी करवा सकते हैं, वो टिश्यू जो अफेक्ट किया हुआ है, जैसे लंग का एक लोब है, पूरा लोब है, हम उसमें से थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, उसको हम डायग्नोसिस के लिए भेज देंगे। उसके अलावा हम ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी भी हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रोंक्यूल्स की स्टडी करते हैं। चेस्ट सीटी स्कैन करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, इंटरफेरोन गैमा रिलीज ब्लड टेस्ट सच एज द क्यूएफटी गोल्ड टेस्ट टू टेस्ट फॉर टीबी इन्फेक्शन। टीबी इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। स्पूटम एग्जामिनेशन और कल्चर करवा सकते हैं हम।
स्पुटम एग्जामिनेशन और कल्चर की सारे टेस्ट हम इसलिए करवा सकते हैं कि हमने पेशेंट की चेक करने होते हैं स्पुटम में कोई हेमोप्टिसिस तो नहीं आया हुआ, कोई ब्लड तो नहीं आ रही, थोड़ा सेंटिसिस करवा सकते हैं हम, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवा सकते हैं, आल्सो कॉल्ड पीपीडी टेस्ट। तो ये सारे इंक्लूडिंग टेस्ट हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में यूज़ होते हैं, ये हम पेशेंट को करवा सकते हैं जो उनके ऊपर हमें डाउट हो कि इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस है, तो बोन्स में कॉम्प्लिकेशन जो होंगी वो स्पाइनल पेन और जॉइंट डिस्ट्रक्शन में रिजल्ट फ्रॉम टीबी डेट इन्फेक्ट योर बोन्स, टीबी स्पाइन और पोर्ट स्पाइन। क्या होता है कि जब टीबी होता है तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहा है तो वो डायरेक्टली जाके इफेक्ट करेंगे स्पाइनल के ऊपर, और स्पाइनल से जो रिलीज़ हो रहे हैं नर्व्स उनके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो जॉइंट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेन में हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है मेनिंजिस, मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो वो मेनिंजाइटिस कहलाएगी। लिवर और किडनीज को भी डैमेज कर सकते हैं। हार्ट में कार्डिक टेम्पोनेट हो जाएगा, कार्डिक टेम्पोनेट हो जाएगा, इसमें जो एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जो इनर लेयर है उसकी हार्ट की वो भी इफेक्ट हो सकती है। प्लूरल एफियूजन मैंने पहले ही बता दिया कि एक्यूमुलेशन हो जाएगी फ्लूइड की। ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया, निमोनिया भी हो सकता है इससे, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लीड कर सकता है निमोनिया को, निमोनिया लीड कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस को। सीरियस रिएक्शंस टू ड्रग थेरेपी, हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपरसेंसिटिविटी, अगर कोई ड्रग थेरेपी ली हुई है तो उसकी वजह से अगर कोई रिएक्शन हो गया हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप सबसे पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में जैसे आपको बता दिया था कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों चीज़ें आप ऑब्टेन करते हैं, तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू टीबी। आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे क्योंकि ऐसे एक्सपोजर तो नहीं रहा टीबी वाले पेशेंट के साथ। असेस करेंगे सिम्टम्स को ऑफ एक्टिव डिसीज़, अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसके सिम्टम्स जो हैं वो सारे चेक करेंगे। ऑस्कल्टेट करेंगे हम लंग्स को, लंग्स में क्योंकि क्रैकल्स की आवाज़ आती है तो वो हम ऑस्कल्टेट करेंगे, मतलब हम स्टेथ के साथ एग्जामिन करेंगे, स्टेथ के साथ हम उसकी आवाज़ सुनेंगे। ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी असेस फॉर लीवर फंक्शन, जब हम ड्रग थेरेपी देंगे तो हमने LFTs भी कराने। लीवर फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, वो हमें लीवर के नॉर्मल फंक्शन टेस्ट बताता है कि नॉर्मल लीवर जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम वो पहले चेक करवाएंगे फिर हम ड्रग थेरेपी देंगे। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हम आइसोलेट कर देंगे पेशेंट को, कि ज़ाहिर है अगर हम उसे आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये एयर ड्रॉपलेट से फैलने वाली डिजीज़ है तो ये बाकी लोगों में भी फैल सकती है। रूम को हम वेंटिलेट रखेंगे, हमने जिस रूम में या जिस जगह पे पेशेंट को आइसोलेट करना है उस रूम को वेंटिलेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। पेशेंट को हमने कहना है कि वो अपना माउथ कवर करके रखें, या जो उससे मिलने जा रहा है वो भी माउथ कवर करें, मास्क जो है वो पहन के रखें। फिनिश करना है एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशन, जितना भी मेडिकेशन का कोर्स है वो उसने पूरा करना है। उसके अलावा हमने उसको वैक्सीनेशन देनी है। Conclusion: a person may contract pulmonary tuberculosis from inhaling droplets from a cough or sneeze by an infected person. Granuloma in the lung tissue, ये देखें ये लंग है, उसके टिश्यू के अंदर अगर ग्रेन्यूलोमास बन गए हैं, ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को लीड करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस हम देख लेते हैं, असेसमेंट देख ली, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो है वो डायग्नोसिस का है, तो वो सबसे पहले डायग्नोसिस देख लें। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्कारिंग विद डिक्रीज लंग कैपेसिटी। क्या होगा कि लंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, वो कम होगी, तो जो एयरवे का नॉर्मल प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब वो बदल जाएगा, नॉर्मल रूटीन से रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही है। तो इसमें हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, हम एडमिनिस्टर करेंगे और टीच करेंगे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस ऑर्डर, मतलब वो मेडिकेशन जो ऑर्डर की गई हैं वो उसने किस तरह से लेनी है और किस तरह से खानी है। एनकरेज करना है रेस्ट को और अवॉइड करना है एक्सर्शन को। हम उसे कहेंगे कि आपसे जितना हो सकता है आप रेस्ट करें और जितना आपसे कम हो सकता है आप अपने मसल को उतना कम यूज़ में लेके आएँ। मॉनिटर करना हमें ब्रेथ साउंड्स को, रेस्पिरेटरी रेट को, स्पुटम प्रोडक्शन को और डिस्निया को। हमने क्या करना है, हमने हर 2 से 3 घंटे बाद जो है पेशेंट के ब्रेथ साउंड सुनने हैं। ऑस्कल्टेशन के ज़रिए हमने स्पुटम को जो है वो देखना है, उसमें प्रोडक्शन किस किस्म की है, और हमने उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को जो है वो एग्जामिन करना है। प्रोवाइड करना है हमने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एज ऑर्डर, अगर हमें ऑर्डर की हुई है कि हमने पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है तो हम वो देखेंगे। एनकरेज करना है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक को, फ्लूइड इनटेक वो ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन के साथ वो फाइट करेगा। इंस्ट्रक्ट अबाउट बेस्ट पोजीशन टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, हमने उसको बताना है कि आपने किस तरह से बैठना है। हम क्या करते हैं, हम इसमें सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में पेशेंट को कहते हैं ज़्यादातर कि वो रहे। सेमी फॉलोअर्स पोजीशन होती है 45 डिग्री के एंगल पे जब हमने पेशेंट को बिठाना होता है।
एंड द सेकंड डायग्नोसिस इज रिस्क फॉर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन रिलेटेड टू नेचर ऑफ डिजीज़ एंड पेशेंट सिम्टम। जो है वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि डिजीज़ की नेचर इस तरह की है या पेशेंट के सिम्टम्स इस तरह के हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट के ज़रिए फैल सकती है, तो इसलिए इसके स्प्रेड होने के चांस आते हैं। तो उसकी इंटरवेंशन जो है वो बी अवेयर दैट टीबी इज़ ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। पेशेंट को, उसकी फैमिली को, उसके आसपास रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए। हमने उनको टीच कर देना है कि जो टीबी जो है वो एयरवे ड्रॉपलेट से फैलती है, एयर ड्रॉपलेट से फैलती है। अगर तो आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट से जो है वो कांटेक्ट कम करें। यूज़ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मास्क फॉर हाई रिस्क प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग एंडोस्कोपी। अगर कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हाई रेजोल्यूशन के जो मास्क हैं वो आपने यूज़ करने हैं इसलिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो इन्वेड ना कर सके आपकी रेस्पिरेशन में। उसके अलावा हमने एजुकेट करना है पेशेंट को कि वो कंट्रोल करे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। के पेशेंट को हमने गाइड कर देना है जब भी वो खांसी करे या छींके तो क्या करे, वो अपने पूरे माउथ को या नोज़ को जो है वो एटलीस्ट उस टाइम पे जो है वो कवर कर ले। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को हमने आइसोलेट करना है। इंस्ट्रक्ट अबाउट रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इफ ड्रग रेजिमेन इज़ नॉट स्ट्रिक्टली एंड कंटिन्यूसली फॉलोड। हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को बताना है अगर वो ड्रग्स टाइम पे नहीं ले रहा, अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ले रहा, तो हमने उसको बताना है कि आप अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम पे लें। केयरफुली मॉनिटर वाइटल साइंस एंड ऑब्जर्व फॉर टेम्परेचर चेंजेस। हमने क्या कहना है, पेशेंट के वाइटल साइन जो है हमने केयरफुली मॉनिटर करते रहना है और जितनी भी टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं वो हमने नोट करना है और उसको डॉक्यूमेंट करते जाना है। And the third diagnosis is the imbalanced nutrition less than body requirement related to poor appetite, fatigue and productive cough। क्या होता है जब कफ होती है या रेस्पिरेशन का नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो अल्टर्ड हुआ होता है तो पेशेंट को जो है एनोरेक्सिया होता है। मैंने पहले बता दिया था कि एनोरेक्सिया इसकी सिम्टम हो सकती है। पेशेंट को भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा तो जो न्यूट्रिशनल लेवल है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है उससे कम जाएगा तो वो इम्बैलेंस में जाएगा। हमने क्या करना है इसमें, इस चीज़ में हमने देखना है, एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग न्यूट्रिशियस डाइट टू प्रमोट हेल्थ, हीलिंग एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमने पेशेंट को गाइड करना है सिंपली कि वो खाना खाए। वो खाना खाएगा, बेशक वो थोड़ा थोड़ा करके ही खाना क्यों ना शुरू करे, वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहे, खाना खाएगा, न्यूट्रिशन लेगा तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका एक्टिवेट होगा, उससे फाइट करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब हमने उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे कहना है कि थोड़ा थोड़ा हम खाना लें आप। मोनीटर करना है वेट को पेशेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है जब पेशेंट का जो है न्यूट्रिशन लेवल आर्टर्ड हुआ हुआ है, इम्बेलेंस हुआ हुआ है तो उसका जो वेट है वो भी लॉस की तरफ जाएगा। तो हमने उसका डेली वेट जो है वो हमने चेक करना है। एडमिनिस्टर वाइटामिन सप्लीमेंट्स एज ऑर्डर्ड, और अगर ऑर्डर्ड हुए हैं कोई विटामिन सप्लीमेंट्स तो हमने वो भी उसको एडमिनिस्टर कर देना है। एंड द डायग्नोसिस इज नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लैक ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब अगर पेशेंट को मोटिवेशन नहीं है, हमेशा पेशेंट को ट्रीटमेंट का नहीं पता तो क्या होगी, उसकी मोटिवेशन कम हुई होगी, वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, नॉन कंप्लायंस शो करेगा। हम उसे मेडिकेशन देंगे वो नहीं खाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ के बारे में भी उसको टीच करना है। तो इसमें हमारी इंटरवेंशन जो है वो इस तरह से होंगी। हमने एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट टियोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स ऑफ टीबी। हमें पेशेंट को बताना है कि टीबी किस तरह से जो है वो स्टार्ट होता है और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और ये किस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमने रिव्यू करना है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग थेरेपी। जो भी ड्रग हम दे रहे हैं हम उसे बताएंगे कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये इसके इफेक्ट्स हैं, ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और ये नहीं है, तो हम वो ऑटोमेटिकली पेशेंट के जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में चला जाएगा। Participate in observation of medicine taking, weekly pill counts और programs designed to increase compliance with the treatment for TB। हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को, हमने ये चेक करने के लिए कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा, हम उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। हम वीकली उसके पिल जो है वो काउंट कर लेंगे या हम कोई प्रोग्राम उसको इस तरह का डिज़ाइन करके दे देंगे कि जब उसने मेडिसिन खा लिया तो किसी भी पेपर के ऊपर मार्क कर दे कि मैंने इस दिन की ये मेडिसिन खा ली है, इतने बजे खाई है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे TB इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड that taking medication is most effective way of preventing transmission। के जो TB है हमारा वो कम्युनिकेबल है, वो फैल सकता है एक से दूसरे में, तो क्या करें, वो इफ़ेक्टिव तरीके से जो है इसकी ट्रांसमिशन को रोके, मतलब वो अपनी सांस लेते हुए या खांसी करते हुए या छींक मारते हुए अपने माउथ को और नोज़ को कवर कर लें। इंस्ट्रक्ट करना है हमने मेडिकेशन स्केड्यूल से रिलेटेड और साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड।
उसके अलावा ये कुछ रेलिवेंट डायग्नोसिस हैं हमारे पास, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। रेलिवेंट डायग्नोसिस में एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड, क्योंकि उसको डिजीज़ का नहीं पता, डिजीज़ प्रोसेस का नहीं पता, तो डेफिनेटली उसको परेशानी होगी। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो सकती है रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस, डेफिनेटली अगर पेशेंट के लंग में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो क्या होगा, गैस जो है वो नॉर्मल तरीके से पास आउट नहीं हो रही, तो इम्पेयर्ड गैस हो जाएगी, इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो जाएगी, एंड चांस ऑफ ईटीटी ट्यूब ब्लॉक, एयरवे जो क्लियरेंस है वो नहीं हो रही, तो वहाँ पे म्यूकस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे लोग जिनमें ईटीटी पास आउट हुई हुई है, तो ईटीटी के राउंड अबाउट जो है ईटीटी के आसपास जितनी भी म्यूकस है वो कवर हो जाएगी, तो वहाँ पे ईटीटी ब्लॉक होने के भी चांसेस हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस, इन्वेसिव लाइंस एंड लो TCHP लेवल, जो है पेशेंट को अगर एयर जो है रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं हो पा रही, तो वो लीड करेगी इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन लीड करता है डिजीज़ प्रोसेस को। उसके बाद हमें देखना है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, क्योंकि पेशेंट का एनोरेक्सिया हो जाता है, पेशेंट खाना पीना कम खाता है, तो उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो अल्टर्ड हो जाता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन एंड बेड रिटर्न स्टेटस, पेशेंट क्या होगा जब उसे सांस नहीं लिया जा रहा होता नॉर्मली, तो क्या होता है कि वो रेस्टिंग पोजीशन में ही होता है, वो रेस्ट ही कर रहा होता है, बेड से नहीं उठ के जाता। इन कंडीशन में अक्सर पेशेंट जो है वो बेड रिटर्न हो जाते हैं, तो वो अपना ख्याल भी खुद से नहीं रख सकते, तो सेल्फ केयर डेफिसिट भी हो सकता है। मतलब हमने उसको गाइड करना है कि आप सुबह सुबह उठ के जो है आप ब्रश करें, हाथ मुँह धोएँ, और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन के काम स्टार्ट करें। एनीमिया रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोग्रेशन, एनीमिया हो सकता है। अब एनीमिया कैसे हो सकता है, एनीमिया इस तरह से हो सकता है कि ऑक्सीजन जब नहीं इनहेल कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड आउट हो रहा है। अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट करता है, वो भी सारा प्रोसेस हमारे लंग्स में ही हो रहा होता है। तो जब ये सारा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है, तो वो लीड करेगा अनीमिया को, मतलब लो लेवल ऑफ ब्लड को। एंड दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 4। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का वो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।